हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। जो आप लोग की यूपी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई है जिसमें कि कॉमर्स की, और आपकी एग्जाम डेट भी आ ही चुकी है, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए जो आप लोग का मेंस है जिसमें कि कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के आने हैं, तो उसकी वीडियोज मैं आप लोग के लिए लेकर आ रही थी। जो 2018 में पेपर हुआ था, बीच में कुछ दिन वीडियोज नहीं आई हैं आपकी। अब रेगुलर वीडियोज आती रहेंगी जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ने या उसके बारे में जानने के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है ये जानना कि प्रीवियस में पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके 3 पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर नहीं देखे ज़रूर से देख लीजिएगा। आज आपके इसके आगे हम 73 थर्ड क्वेश्चन जो है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले के क्वेश्चन जो हैं एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा वहाँ से बाकी के पार्ट्स को भी। इसके आगे हम शुरू करते हैं, उसके बाद इसके प्रैक्टिस सेट्स आएंगे आप लोगों के। जब ये आपको का खत्म हो जाएगा, इसके रेगुलर प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आऊंगी जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं इसमें, और 73rd क्वेश्चन लेते हैं। If price of any commodity decreases by 20% and the demand for that commodity increases by 40%, then elasticity of demand would be। यदि किसी वस्तु की कीमत 20% कम होती है और उस वस्तु की मांग में 40% की वृद्धि होती है, तो मांग की लोच होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे इस टॉपिक के से क्वेश्चन आपके जरूर से बनेंगे, 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें। तो यहाँ पर किस तरह की होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है, अगर आपकी कीमत जो है 20% कम हो गई लेकिन आपकी डिमांड जो थी वो 40% से बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा, हाईली इलास्टिक हो जाती है, अत्यधिक लोचदार हो जाती है। आप लोग की जो डिमांड होगी वो हाईली इलास्टिक हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन हो जाएगा परसेंट चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन कि इकोनॉमिक्स has been defined as a science of unlimited ends having scarce means having alternative uses by। अर्थशास्त्र को सीमित साध्य सही सीमित साधनों जिनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। किसने किया है, एक डिफिनेशन दे रखी है, आपको बताना है किसकी है। एडम स्मिथ की है, अल्फ्रेड मार्शल की है, एसी पिगू की, या फिर रॉबिन्सन की है। तो ये किसकी डिफिनेशन हो जाएगी, ये आपकी रॉबिन्सन की ही डिफिनेशन है। इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिएगा। जो भी आप जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे इसकी थ्योरी को, तो वहाँ पर जो डिफिनेशंस दी होंगी उनको अलग से एक पेज पे नोट करते रहिए और उनको लर्न कर लीजिए, क्योंकि डिफिनेशंस आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के लिए अनिवार्य शर्तों में से कौन सी एक शर्त होती है। ओनली वन प्राइस फॉर आइडेंशियल गुड्स एट एनी टाइम, यानी कि किसी भी समय वो समान उत्पाद के लिए मात्र एक मूल्य होना चाहिए। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, उत्पाद भिन्नता होगी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्राइसेस फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट एट एनी टाइम, किसी भी समय समान उत्पाद के लिए भिन्न मूल्य। मेनी सेलर्स एंड फ्यू बायर्स, अनेक विक्रेता एवं कुछ क्रेता। तो जब परफेक्ट कंपटीशन की बात की जा रही होती है तो पहली बात तो ये इमेजिनरी है, काल्पनिक होता है, वास्तव में नहीं पाए जाते। इस तरह का परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता है। इसमें क्या रहता है कि जो क्रेता है विक्रेता यानी कि जो बायर है और सेलर है वो इक्वली होते हैं, सबको कोई तरह से अवेयर होते हैं, पूरी नॉलेज होती है, एक ही तरह का प्रोडक्ट होता है, कोई चेंजेस नहीं होते। तो ये सारी इसकी क्या है, फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो यहाँ पर अनिवार्य शर्त कौन सी होती है, पहली वाली हो जाएगी, किसी भी समय समान उत्पाद के लिए मात्र एक मूल्य होता है, यानी कि कोई मूल्य में चेंजेस नहीं होता, एक प्राइस होता है। और प्राइस कैसे डिसाइड होता है, जो आपके मांग और जो पूर्ति की शक्तियां होती हैं, जो डिमांड और सप्लाई होती है उससे डिसाइड किया जाता है, और सब तरफ एक ही मूल्य होता है, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं होते। तो ये पूर्ण प्रतिस्पर्धा की परफेक्ट कंपटीशन की एक क्या है, एसेंशियल कंडीशन होती है। इसके अलावा और कौन सी विशेषताएं होती है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। उत्पादन की समरूप इकाइयां होनी चाहिए, एक जैसी इकाइयां होंगी, समान उत्पाद समान मूल्य होगा। क्रेताओं तथा विक्रेताओं की बहुत बड़ी संख्या होती है, जैसे कि मैंने बताया था बड़ी संख्या में होते हैं। उत्पाद की पूर्ण लोचदार मांग होती है। कृत्रिम प्रतिबंधों या हस्तक्षेप की अनुपस्थिति होती है, जिससे तरह को कोई भी क्या होती, बाउंड्रीज नहीं होती हैं। जो फर्में होती हैं वो इजिली आ सकती हैं और जा सकती हैं। वस्तुओं और उत्पादन के कारकों की पूर्ण गतिशीलता है। बाजार की परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान होगा। परिवर्तन तथा बिक्री लागतों की अविद्यमानता होती है। तो ये क्या है, इसकी पूर्ण प्रतियोगिता की फीचर्स होते हैं। तो कोई भी एग्जाम में आपसे क्वालिटी पूछ सकता है, तो ये सारी चीजें देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है, विच कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग इज शोन बाई इम्प्रूवमेंट इन रेगुलर डिक्लाइनिंग प्राइस लेवल। मूल स्तर में होने वाली नियमित गिरावट में सुधार किस स्थिति को दर्शाती है। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल स्तर में होने वाली नियमित गिरावट, लगातार अगर जो है प्राइसेस क्या हो रहे हैं, वो नीचे गिर रहे हैं, कम हो रहे हैं,
तो कौन सी स्थिति बताती है? तो वो आपका हो जाता है मुद्रा संस्फीति, रीइंफ्लेशन जो होता है वो उस स्थिति को बताता है। इसमें क्या रहता है कि मूल्य स्तर में होने वाली नियमित गिरावट में सुधार मुद्रा संस्फीति की स्थिति को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में मुद्रा संकुचन की स्थिति को सुधारने के लिए जानबूझ करके मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाती है और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को कमी की जाती है। तो ये क्या कहलाएगा? मुद्रा संस्फीति कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ डिसइंफ्लेशन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रा अपस्फीति की प्रक्रिया में मुद्रास्फीति की दर डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, रिमेन्स कांस्टेंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मुद्रा अपस्फीति की जब स्थिति होगी कि प्रक्रिया जो होती है उसमें जो इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो किस तरह का होता है, तो वो डिक्रीज हो रहा होता है, घट रहा होता है। कि जब देश में मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है, मुद्रास्फीति की क्या स्थिति होती है कि वहां पर बहुत ज्यादा मार्केट में क्या होता है, जो मनी बहुत ज्यादा मुद्रा फैल जाती है, इसको मुद्रा प्रसार भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा मुद्रा जो होती है फैल जाती है, तो आप बहुत ज़्यादा या इस तरह समझिए महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मुद्रा की जो परचेज़िंग पावर होती है, क्रय शक्ति होती है, वो घट जाती है। आप बहुत ज़्यादा मुद्रा को लेकर के जाएँगे और बहुत कम चीज़ लेकर के आते हैं, जैसे कि क्या हो रहा है, प्राइसेज़ आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हर चीज़ का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए। तो वो क्या है, वहाँ पर मुद्रास्फीति की क्रिया में मुद्रास्फीति की दर होता है, वो घट जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड एज फर्स्ट मनी अकॉर्डिंग टू जो ग्रेशम्स लॉ है, तो ग्रेशम के नियम के अनुसार इनमें से कौन सी सबसे बुरी मुद्रा होगी? रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, कन्वर्टेबल पेपर मनी, नॉन कन्वर्टेबल या फिर जो फैट मनी होती है, प्रादिष्ट मुद्रा होती है। तो सबसे पहले ग्रेशम का नियम था क्या? तो ग्रेशम का नियम ये था कि जब अगर आप नई मुद्रा को, नई मनी को मार्केट में लेकर आते हैं, निकालते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में वो सारे नए नोट जो होंगे या नए सिक्के जो होते हैं मार्केट से गायब हो जाते हैं। जो चलन में रह जाते हैं वो आपके पुराने सिक्के ही रह जाते हैं, क्योंकि एक एक हैबिट होती है, एक आदत होती है कि जब हमारे पास नया नोट आता है या नया सिक्का आता है तो उसको कुछ टाइम तक हम लोग अपने पास रख लेते हैं और जो पुराना नोट होता है उसको निकालते हैं, उसको चलाते रहते हैं। आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं आज भी प्रैक्टिकली? कमेंट करिएगा, क्योंकि बहुत लोगों की आदत होती है, मेरी भी कुछ ऐसी आदत है कि कोई नया नोट अगर होता है, नया सिक्का होता है तो उसको रख लेते हैं, जो पहले पुराना हो रहा है, खराब हो रहा है उसको चलाते हैं। तो वही बात उन्होंने कही थी कि जो नई मुद्रा जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये लाइन कही थी उन्होंने कि जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो उन्होंने कई तरह की मुद्रा बताई थी, तो सबसे बुरी मुद्रा जो होती है उसमें सबसे जो वर्स्ट मनी होती है वो कौन-सी होती है? तो जो कन्वर्टेबल, जो परिवर्तनशील पथ मुद्रा होती है, उसको हमने सबसे बुरी मुद्रा माना था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बैंक रेट इज रिड्यूस्ड बाय आरबीआई, क्रेडिट क्रेशन विल बी। रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में कमी करने से जो साख का सृजन है क्या होगा? कि बैंक रेट में अगर कमी कर देगी जो रिजर्व बैंक होती है, तो वहां पर साख का सृजन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? घट जाएगा, कमी रहेगी, स्थिर रहेगा या फिर इंक्रीज हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी या फिर इसमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, साख का सृजन क्या होगा? ज्यादा हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है कि जब जो रिज़र्व बैंक होता है, वो बैंक दर में कमी करता है, तो वहाँ पर क्या होगा? साख सृजन में वृद्धि होगी, क्योंकि आपके पास ज़्यादा मनी रहेगी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लोन ले पाएँगे तो जहाँ पर वहाँ पर क्या होता है, क्रेडिट जो होगा, जो साख जो होगी वो ज़्यादा बढ़ती है। बैंक दर वो दर होती है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक व्यापारी बैंकों को सरकारी व अन्य स्वीकृत प्रतिनिधियों की जमानत पर ऋण प्रदान करता है। इसे कटौती की दर या फिर डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। तो बैंक दर में कमी, तो ब्याज दर में कमी हो जाएगी, व्यापारी बैंकों में ऋण जो होगा वो मिलना सस्ता हो जाएगा, आसान हो जाएगा ऋण मिलना, तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, ऋण लेना शुरू कर देंगे। चलिए नेक्स्ट हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक स्टिमुलेट्स द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, में से कौन सा बैंक जो है वो कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? एग्जिम बैंक, एक्सचेंज बैंक, एचडीएफसी या फिर नाबार्ड? तो जो आपका रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए होता है तो उसकी फुल फॉर्म ही यही है, नाबार्ड बैंक हो जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म यही हो जाती है आपकी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसको कहा जाता है। नाबार्ड जो होगा तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर कहा जाए ये कब शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पर कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की संस्तुति पर की गई थी। ये भी ध्यान में रखिए कि कौन सी समिति, अक्सर पूछ लेता है कि कौन सी समिति पर की गई थी, तो शिवरामन समिति थी, उस पर ये की गई थी।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इसमें से कौन सा साख नियंत्रण का उपाय नहीं है, क्योंकि जो हमारा केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक है, वो साख पर नियंत्रण रख सकता है। उसके आपके दो तरीके होते हैं, उन दोनों मेथड से क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है, दोनों ही मेथड का यूज करके जो रिजर्व बैंक होता है वो कंट्रोल रखता है। तो कौन सा एक साख नियंत्रण का उपाय नहीं, ये पूछा है। बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट, कैश रिजर्व रेशियो या फिर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। तो यहाँ पर ये तीनों ही होते हैं, ये आपके तीनों ही रेशियोज हैं, लेकिन ये जो लास्ट वाला है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, ये नहीं होता साख अनुपात। बाकी ये तीनों का ही यूज करता है जो रिजर्व बैंक होता है क्रेडिट कंट्रोल के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। मोनोपोली ऑफ इशूइंग नोट, नोट निर्माण का एकाधिकार, क्रेडिट क्रिएशन, साख निर्माण, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फंड या फिर नन ऑफ द इसमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय बैंक का काम कौन सा नहीं होता, तो नोट निर्माण तो करता ही है, सिर्फ रिजर्व बैंक ही आपका कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, तो ये वाला तो सही है। साख निर्माण का काम है, जो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फंड है, तो इसको सुरक्षित करने का भी काम जो होता है रिजर्व बैंक का ही होता है। क्रेडिट क्रिएशन का काम जो होता है साख निर्माण का काम नहीं करता, साख पर कंट्रोल रखता है। क्रेडिट पर कंट्रोल रखने का काम जो होता है, अलग अलग जो उसके मेथड होते हैं उससे केंद्रीय बैंक करता है, क्रिएशन नहीं करता, कंट्रोल करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप और कौन कौन से काम है जो रिजर्व बैंक करता है। मेनली करेंसी अथवा नोट निर्माण करेगा, सरकार का बैंकर है, बैंकों का बैंक है, साख नियंत्रण जैसे भी मैंने बताया क्रेडिट कंट्रोल करने का काम है, विदेशी विनिमय कोष का संरक्षक या फिर संरक्षक, साख स्थिरीकरण करने का काम भी करता है, निर्माण नहीं करता, नियंत्रण भी करता है और स्थिरीकरण भी करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेटर्स एंड डिजिट्स आर देयर इन आईएफएससी। जो आईएफएससी कोड होता है उसमें कितने अक्षर और अंक होते हैं। अक्षर यानी कि कितने अल्फाबेट्स होते हैं और कितने नंबर्स होते हैं। 7 है, 10 है, 13 है, 11 है। तो कितने होते हैं इसमें, 11 होते हैं आपके, 11 होते हैं। इसको अगर हम कहें आईएफएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड, भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता इसकी फुल फॉर्म है। इसको भी अलग से नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे ये भी। ये क्या होता है, हर एक ब्रांच का हर एक बैंक की जो ब्रांच होती है उसका एक यूनिक कोड होता है ये, जिससे उसकी पहचान होती है। और ये 11 इसमें अंक और अक्षर दोनों ही होते हैं। मनी इज स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स, दिस फंक्शन इज ऑफ मनी कम्स इन द कैटेगरी ऑफ। मुद्रा स्थगित भुगतान के लिए एक मानक है। मुद्रा का यह कार्य निम्न श्रेणी में से किस में आता है। जो मनी होती है उसके मुद्रा के भी कई तरह के कार्य होते हैं। आपके कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं, कुछ उसके सब्सिडी होते हैं, या आप सेकेंडरी कह सकते हैं। तो मुद्रा स्थगित भुगतान के लिए एक मानक है, यानी कि अभी आपको का पेमेंट नहीं करना, भविष्य में पेमेंट करना है, तो ये किस तरह के काम में आएगा। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कंटीजेंट फंक्शन है या फिर अदर फंक्शन, तो ये आपका सेकेंडरी हो जाता है। माध्यमिक या फिर द्वितीय कार्य कह सकते हैं, ये है आपका प्राइमरी फंक्शन नहीं होता, ये सेकेंडरी फंक्शन होता है जब आप भविष्य में भुगतान के लिए मुद्रा का यूज करते हैं। प्राइमरी फंक्शंस कौन से होते हैं, तो मुद्रा के अलग अलग तरह के कार्य होते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग को निम्न में से किस रूप में नहीं जानते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, ई बैंकिंग या फिर इंस्ट्रूमेंट बैंकिंग। तो यहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग को किस तरह से या किस नाम से हम नहीं जानते, तो इसे इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं, वर्चुअल भी, ई बैंकिंग भी। इसे इंस्ट्रूमेंट बैंकिंग नहीं कहा जाता, बाकी ये तीनों ही नाम सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि पूछा था क्या नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्लास्टिक मनी। निम्नलिखित में से कौन सी प्लास्टिक मुद्रा नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्मार्ट कार्ड, चेक है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। तो स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये तीनों ही क्या होते हैं, प्लास्टिक मनी ही कहलाते हैं। लेकिन जो चेक होता है आपका, वो आपकी देखा होगा पेपर पे होता है, कागज का होता है। तो यहाँ पर जो चेक होता है वो प्लास्टिक मनी नहीं होती। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और कौन कौन से कार्ड होते हैं, तो आप देख सकते हैं जिसको हम प्लास्टिक मनी कह सकते हैं या प्लास्टिक मुद्रा के रूप होते हैं। डेबिट है, क्रेडिट हो जाता है, कैश कार्ड होगा, प्रीपेड होगा, स्टोर कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, ये सारे क्या होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, इसीलिए इसको हम प्लास्टिक मनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी विच परफॉर्म्स द फंक्शन एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड। मुद्रा जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है कहलाती है। कॉमोडिटी मनी, अकाउंटिंग मनी, रियल मनी या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन जो कह रहा है, जो विनिमय के माध्यम के रूप में काम करती है वो किस तरह की मुद्रा होती है, तो वो आपकी रियल मनी कहलाती है, वास्तविक मुद्रा कहलाती है। एक आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाता है।
अब ये किस तरह की होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुद्रा जो विनिमय के माध्यम के रूप में काम करती है, वास्तविक मुद्रा कहलाती है, यानी कि जिसके माध्यम से आप कोई भी चीज़ को खरीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में वास्तविक मुद्रा वह होती है, जो किसी देश में वास्तव में प्रचलित होती है, जैसे कि सिक्के और नोट। जैसे हमारी कंट्री में ही है करेंसी जो है हमारी, तो हमारे यहाँ सिक्के भी चलते हैं और नोट भी चलते हैं, दोनों ही चीज़ें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंक्शंस फॉरेन एक्सचेंज फॉर इम्पोर्ट्स गुड्स? माल के आयात के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विदेशी विनिमय स्वीकृत करता है? एक्सचेंज बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और जीओआई, या फिर नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं। तो अगर हम विदेश से कहीं बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसके बदले में जो हमें मिल रही है, क्योंकि वो फॉरेन करेंसी होती है, तो उसको एक स्वीकृत करने का, एक्सेप्ट करने का काम रिज़र्व बैंक का ही रहता है। जो हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है, वही करता है। एक तरह से क्या हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाता है। तो भंडार की बात करें कि कहाँ पर एकत्रित है, कहाँ पर रखा गया है, कौन उससे संबंधित में सारी चीज़ों को देखता है, तो वो सब आपका रिज़र्व बैंक ही आंसर रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सप्लाई ऑफ मनी डिक्लाइंस देन प्राइस ऑफ गुड्स? जब मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है, तब वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, घटती हैं, रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब सप्लाई ऑफ मनी डिक्लाइन, यानी कि जो मुद्रा की पूर्ति है वो कम हो रही है, मार्केट में मुद्रा इतनी नहीं आ पा रही, कम हो रही है, तो वहाँ पर वस्तुओं की कीमतें क्या होंगी, तो डिक्रीज हो जाएंगी। कीमतें तभी बढ़ती हैं जब बहुत ज़्यादा मार्केट में पैसा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा लोगों के हाथों में पैसा हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, कीमतें बढ़ जाती हैं। उसके अपोज़िट हो जाएगा अगर, कि लोगों के हाथों में पैसा कम हो जाएगा तो कीमतें घट जाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ रीजनल रूरल बैंक इज? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की नियमन संस्था है, नाबार्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्पॉन्सर है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो थे, रीजनल रूरल बैंक जो थे, वो पहले जो थे वो आरबीआई के ही अंडर में थे। बाद में नाबार्ड बनाया गया, तो नाबार्ड जब बना तो उसके बाद जो आपके आरआरबीज होते हैं वो नाबार्ड के अंडर में दे दिए गए हैं। तो अब करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, नाबार्ड होगा। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना जो नरसिम्हम समिति थी उसके द्वारा की सिफारिशों पर करी गई थी 1975 में। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है, किस समिति की सिफारिशों पर हुई थी? नरसिम्हम समिति की सिफारिशों पर हुई थी। कब हुई थी? 26 सितंबर 1975 को, 26 सितंबर 1975 को। और ये इसको विनियमन करने का काम कौन करता है? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। और एक चीज़ और पूछी जाती है इसमें, इसको किस तरह से संचालित किया जाता है? तो भारत सरकार, राज्य सरकार और प्रयोजन बैंक जो होते हैं, तीनों मिलकर के करते हैं। और उसमें कितनी हिस्सेदारी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 50% जो होती है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की है। 35% जो प्रोजेक्ट बैंक होगा, और 15% जो जिस राज्य में होता है, जिस स्टेट में होता है, उस स्टेट की रहती है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से कहीं पर नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इफ मीडियन यहाँ पर बताया कि 54 है, मीन क्या है 60, आपको मोड निकालना है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। माध्य का चवन बता दिए, माध्य 60 बता दिया, आपको बहुलक निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इजिली निकाल लेंगे। क्या होता है इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन है उसको नोट कर लीजिए। माध्य का पता दी, माध्य पता था, नोट कर लिया। बहुलक हमको नहीं पता, वो हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आपका मेन फॉर्मूला है, इसको जोर से ध्यान में रखिएगा। 3 मीडियम माइनस हो जाता है 2 बार एक्स, यानी कि 2 मीन। यहाँ पर जो चीजें हमें पता है एज इट इज रख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 3 × 54 हो जाएगा, 2 × 60 हो जाएगा। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद माइनस कर लीजिए, कितना आ गया 42। यही हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। मेन क्या था, ये फॉर्मूला था। इसको अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो उसको भी ध्यान में रखना है आपको। करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन डिविएशन इज विच पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन? जो माध्य विचलन है वो माध्य विचलन का कौन सा भाग होगा? 3/4 होगा, 4/5 होगा, 5/4 होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मीन डिविएशन होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन की अगर हम बात करें, तो ये आपका 4/5 होता है। एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। तो अगर कहें कि आपका इसमें आपस में क्या रिलेशन होता है, तो इस चीज़ को यहाँ पर देख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है एग्जाम में आपका, तीनों में से। जो माध्य विचलन मीडियम हो जाता है आपका, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, और जो चतुर्थक विचलन होता है क्वार्टाइल डिविएशन, इसको क्यूडी बोलते हैं।
तो 4:4 SD = 5 MD = 6 QD होता है। इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कोई भी एग्जाम में आपका पूछ सकता है यहाँ पर कि आपस में क्या रिलेशन है किसका किसके साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a place average rainfall was 6 cm during Monday to Saturday. Due to heavy rainfall on Sunday, the average of the week was increased to 9 centimeters. The rainfall on Sunday will be, किसी स्थान पर सोमवार से शनिवार तक की औसत वर्षा जो है 6 सेंटीमीटर थी। रविवार को अधिक वर्षा के कारण पूरे सप्ताह का औसत बढ़कर क्या हो गया, 9 सेंटीमीटर हो गया। रविवार की वर्षा कितनी थी, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी सा है, एवरेज से ही निकाला जाएगा। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हम जितना भी गिवन है उसको नोट कर लीजिए। सोमवार से शनिवार यानी कि मंडे से सैटरडे तक का जो औसत था आपका 6 cm रहा है। और यहाँ पर जो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे मंडे से सैटरडे तक आपके कितने दिन हो जाते हैं, 6 डेज हो जाते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको पता चल गया कि 36 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, हमारी टोटल जो वर्षा है वो निकल के आएगी। अब रविवार को क्या हुआ कि ज़्यादा वर्षा हुई जिसके कारण जो औसत था वो अब 9 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर अगर औसत हमारा हो गया तो अब ये एक दिन भी बढ़ गया आपका संडे वाला। तो अब टोटल कितने डेज हो गए, 7 डेज हो गए। मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 9 से, तो अब कितना हमारा जाके टोटल बनेगा, अगर वो देखेंगे हम वर्ष उसका जो सप्ताह भर का होगा वो 63 सेंटीमीटर होगा। तो आपस में क्या करिए, लेस कर दिए। 63 cm से हम 36 cm लेस कर देंगे तो हमारा 37 सेंटीमीटर क्या रहेगी, जो बारिश होगी रविवार के दिन की, संडे के दिन की, वो तो 27 सेंटीमीटर निकल करके आएगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा था इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंपल सा जो एवरेज का क्वेश्चन है ये था। एवरेज निकालना अगर आपको आता है तो बहुत इजीली आप इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी 40। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट स्कोर ऑफ 53 वाज मिसरीड एज 83। द करेक्ट मीन विल बी। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 100 छात्र थे, उनका प्राप्तांक औसत कितना था, 40 था। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सिंपल सा 100 इंटू 40 कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 4000 निकल करके हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि जो 83 था वो गलत पढ़ा गया था और 53 वहाँ पर होना चाहिए। तो 83 को यहाँ पर से हम लेस कर देंगे। 83 को लेस करिएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 1 आएगा, 9 आएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब ऐड क्या कर देंगे, ऐड कर दीजिए जो करेक्ट वाला था, कितना था 53, यहाँ पर 53 को ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 3970 जो होगा वो करेक्ट निकल करके आ जाएगा, जो आपका टोटल मार्क्स जो थे 100 स्टूडेंट के। अब यहाँ पर हमको जब मीन निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि स्टूडेंट कितने हैं वो आपके 100 है। डिवाइड करिएगा तो सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पॉइंट लग जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको ये करना होता है, जितने स्टूडेंट दे रखे हो और जो औसत दे रखा हो मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो गलत वाला है उसको घटा दीजिए, सही वाले को जोड़ दीजिए, उसके बाद जितने भी आपके स्टूडेंट दे रखे हो नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दीजिए। आपका एवरेज निकल करके आ जाता है, या फिर कहें करेक्ट मीन निकल करके आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिप्रोकल ऑफ 0.062 इज। जो इसका व्युत्क्रम है कितना होगा वो आपको बताना है। तो व्युत्क्रम में क्या होता है कि वह संख्या होती है जो एक में उस मूल्य का भाग देने से उपलब्ध होती है। तो अब हम इसमें एक से 1 अपॉन अगर इसको कर देंगे और डिवाइड करिएगा तो कितना निकल करके आ जाता है, डिवाइड करने पे आएगा 16.1290, अप्रॉक्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16.13 हो जाएगा। सही का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब कितना इजी से क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ये बात नहीं पता कि इसको इस तरह से निकालते हैं, जो भी व्युत्क्रम जिस भी चीज का निकालना है उसको अपॉन में रख दीजिए, ऊपर एक आ जाएगा, उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्या हो जाता है, ये हरात्मक मीन ही होता है, हार्मोनिक मीन का वो रहता है फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट है, विच रिलेशनशिप इज नॉट करेक्ट, कौन सा संबंध सही नहीं है। तो अभी इसी मेथड से आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो अब यहाँ पर वही चीजें आपको दे रखी है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, गलत है। तो पहला वाला दे रखा है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2/x, तो ये तो करेक्ट है, अभी हम लोगों ने देखा ही था, इसी मेथड से सॉल्व किया था। m इज इक्वल टू 1/3, तो ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा, और बार x इज इक्वल टू 1/2, तो ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये तीनों को ही याद कर लीजिए, ये तीन तरह से इसको दिखाया जाता है, लिखा जाता है, कोई भी लिखा हो सकता है आपके एग्जाम में। तो ये तीनों तरीके से अगर आपको इक्वेशन निकालना आता है तो आपके लिए ईजी है। अगर थोड़ा सा मैथ्स में आपको प्रॉब्लम होती है, इक्वेशन नहीं आती, तो इसको याद कर लीजिएगा, वो सबसे ईजी रहेगा। गलत है यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाए, क्योंकि जो बार एक्स होता है वो 1/2 होता है,
2 बार x लिखते हैं ना, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, ना कि 1/3 होगा। और 3 क्या होता है? मीडियन होता है, तो यही गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिक ऑफ। जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो किस आधार पर उसकी गणना की जाती है? मीन के, मीडियन के, मोड के, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो सिर्फ मीन जो होता है माध्य, उसके बेसिस पर ही निकाला जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जो आपका मीन डिविएशन होता है तो वो तीनों के ही बेस पर निकलता है, मीन, मोड, मीडियन। लेकिन जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो सिर्फ मीन के बेसिस पर ही निकलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन इज कैलकुलेटेड बाय। जो चतुर्थक विचलन गुणांक है उसका फॉर्मूला दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। Q3 माइनस Q1/4 हो जाएगा, Q3 प्लस Q1/2 हो जाएगा, Q3 प्लस Q1 अपॉन Q3 माइनस Q1, या फिर Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो अब देखिए बहुत ही ज़रा सा डिफरेंस है, प्लस माइनस का एक डिफरेंस है। आपका जो डी वाला पॉइंट है वो करेक्ट हो जाता है। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। मीन डिविएशन इज इक्वल टू माध्य विचलन बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो अभी ये आपको मैंने समझाया ही था, तीनों के ही बारे में बताया था। तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा? तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 4/5 SD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अब किरण का सापेक्ष माप निम्नलिखित में से क्या है? तो आप देख रहे होंगे प्रीवियस की भी, इसके जो पार्ट मैंने अपलोड किए थे वो भी देखिएगा, तो देखेंगे जितने भी टॉपिक्स आपके उसमें दे रखे हैं सिलेबस में, सारे ही टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको सारे ही टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि अपसरण का सापेक्ष माप कौन सा होगा? स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाता है? तो उसे हम विचरण का गुणांक कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहलाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सापेक्ष माप और निरपेक्ष माप कौन-कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। तो सापेक्ष माप में विस्तार गुणांक है, चतुर्थक विचलन गुणांक है, माध्य विचलन गुणांक है, माप विचलन गुणांक है, फिर विचलन का गुणांक ये आते हैं। निरपेक्ष में यानी कि जिसके पीछे भी गुणांक लगा होगा वो आपका सापेक्ष हो जाता है, और जो जिसके पीछे भी नॉर्मल लिखा होगा, जैसे विस्तार है, चतुर्थक विचलन है, आंतर चतुर्थक विचलन है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? निरपेक्ष हो जाते हैं। जो परसेंट में निकाल सकें वो सापेक्ष होता है, जो आप ऐसे ही निकालते हो निरपेक्ष होता है। सिंपल सा आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो 101 क्वेश्चन है, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, 125 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। अब 25 क्वेश्चन आपके रिमेनिंग है, वो नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट पे ये आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 2018 का जो पेपर मैं आप लोग को सॉल्व करा रही हूँ, ये पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी, हेल्पफुल रही होगी तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।